नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, हम सारी इंटरनल जो यूपी में राजनीति चल रही है आपको वो भी दिखा रहे हैं। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार एक से बढ़कर एक इन्वेस्टिगेटिव खबरें लाते रहते हैं। अंदर की कहानी क्या है वो बताते रहते हैं। कागजातों और दस्तावेज़ों के आधार पर हम खुलासे करते रहते हैं। जिस सच को दबाने की लगातार कोशिश की जाती है उसे हम सामने लाते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स के भीतर क्या चल रहा है, अंदर खाने में कौन सा खेल चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, यूपी में आप जानते होंगे कि मोदी और अमित शाह के बीच, माफ़ कीजिएगा, योगी और अमित शाह के बीच के रिश्तों की शुरू से बहुत चर्चा है। ये शुरू से चर्चा होती है कि अमित शाह एक छोर हैं, योगी एक छोर हैं और नहीं बनती है 36 के आंकड़े। ये जो चर्चाओं की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा कई बार हुआ भी है, देखा भी गया है कि यूपी के मामलों में अमित शाह दिलचस्पी नहीं ले रहे, जबकि दूसरे राज्यों में अमित शाह जो कहते हैं वही होता है, मगर यूपी में ऐसा नहीं होता है। सवाल हमेशा से उठता रहा कि ये क्यों है। हम इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले आपको ये भी बता दें कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? अमित शाह थे। ये सबसे अहम बात है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की जो दास्तां है वो बड़ी सीधी सी है कि यूपी का चुनाव चल रहा था, अमित शाह बागडोर संभाले हुए थे, साल 2017 की बात है। अमित शाह चूँकि यूपी 2014 से यूपी को देख रहे थे, यूपी से धीरे धीरे करके वो वाकिफ़ हो रहे थे, और चूँकि सत्ता में समाजवादी पार्टी थी और ये एक बड़ा अपने आप में चैलेंज था कि आप एक सिटिंग पार्टी को उखाड़ करके, जबकि आप सबसे नीचे हैं, आपके बाद तो बसपा है, मेन अपोजिशन तब बसपा थी, तो कैसे आप नंबर 1 पर आएंगे? ये बड़ा चैलेंज था। अमित शाह की खूबी क्या है कि अमित शाह जिस इलाके में उनको काम करना होता है वहाँ की क्षेत्रीय हालातों को अच्छे से भांपते हैं। किस इलाके में कॉम्बिनेशन क्या है जाति का, वहाँ के पावर सेंटर क्या हैं, वहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में अगर तीसरे को खड़ा किया जाए, वो कितने किसके वोट काट सकता है। ये जो गणित होती है इसके एक्सपर्ट बताए जाते हैं। उस दौरान योगी आदित्यनाथ से उनका जो साबका था वो कुछ ज़्यादा था। उनको ये लगा, योगी आदित्यनाथ को के हाव भाव से, योगी आदित्यनाथ को देख करके उनको ये लगा कि सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर हिंदुत्व का चेहरा है, आक्रामकता है, और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का एक बेसिक नेचर है। वो नेचर ये है कि योगी आदित्यनाथ जहाँ देखते हैं कि पावर सेंटर है वहाँ एकदम विनम्र हो जाते हैं और साथ साथ चलते हैं, जब तक पावर सेंटर के वो नीचे रहते हैं। जैसे ही पावर सेंटर के नज़दीक या बराबर आते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने एक्चुअल फॉर्म में आते हैं, और उनका एक्चुअल फॉर्म यही होता है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। ये पहले भी करते आए हैं। बीजेपी में जब वो नहीं थे, अभी भी यही कहा जाता है कि वो हिंदू विवाहवानी से ही आए हुए हैं, तो बीजेपी से ही उनकी लड़ाई थी। मतलब बीजेपी के टिकट पे लड़ते थे, लेकिन फिर भी अपने उम्मीदवार उतार देते थे बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में। ये सब इतिहास का हिस्सा है। तो अमित शाह को उस समय लगा कि एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा नेता जो कई बार का सांसद है, 5 बार का सांसद है, और दूसरी बात यह है कि भगवा एक आउटलुक, पोशाक भगवा है, साथ में एक पीठ है, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, और आक्रामक अंदाज है, तो और विनम्र हैं। अमित शाह जो कहें उस पर हाँ कर देते हैं, सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ऐसा लगता है कि अमित शाह के सबसे बड़े कोई आज्ञाकारी हैं तो ये योगी आदित्यनाथ। ये उस दौर की बात है, 17 से पहले की। तो अमित शाह के जहन में ये नाम चढ़ चुका था, और जब बात सामने आई कि फाइनली किसको बनाया जाए, जब बीजेपी को लैंडस्लाइड जीत मिली, एनडीए 325 सीटें पाई, तो ये चर्चा आम हो गई कि भाई किसको बनाया जाए। उस दौर में फिर कई नामों के पर चर्चाएं शुरू हुई। होता भी है, यूपी जैसी जगह पर यह भी नहीं था कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी पा जाएगी। ये तो जब रिजल्ट आया तो बीजेपी भी चमत्कृत रह गई, इतनी सीटें कैसे आ गई, 325 सीटें एनडीए की, टोटल सीटें 403, ये कैसे हो गया, उनको भी समझ में नहीं आया था। इसीलिए आपको याद होगा काफ़ी वक्त लगा था, बीजेपी अपना सीएम डिक्लेयर नहीं कर पाई थी, काफ़ी टाइम लग गया था उसको। तो ये जो अलग अलग नाम चले, इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम ऊपर लाने और उस पर मोहर लगाने का श्रेय अमित शाह को है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब योगी आदित्यनाथ एक बार सत्ता में काबिज हो जाते हैं या पावर सेंटर के करीब आ जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की शैली है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाते हैं, और उसमें एक के बाद एक दुर्घटनाएं, सियासी दुर्घटनाएं भी होती हैं, चूँकि उनके ऊपर
बहुत बड़ी मोहर है, घोर जातिवाद की मोहर या आरोप की मोहर कह सकते हैं, उनके ऊपर लगी है। जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तब से यही मोहर है कि योगी आदित्यनाथ एक खास जात के नेता हैं और उस छवि से वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही शुरू हुआ 17 के बाद से, और ये धीरे धीरे करके चीज़ें फैलती गईं। अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने चलाना शुरू किया। 17 से 22 तक फिर भी कुछ कंट्रोल था दिल्ली का, लेकिन उसके बाद तो वो कंट्रोल भी इसलिए जाता रहा क्योंकि दिल्ली ने जब इन हालातों को देखा तो अपने आप को दिल्ली ने पीछे किया। उनके लिए इंपॉर्टेंट 24 का चुनाव था और 24 में जो नतीजे आए उसने दिल्ली को चौंका दिया। यूपी में सिर्फ 33 सीटें आईं। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में भी नहीं आ पाई और तब से यूपी को एकदम छोड़ दिया गया कि इसमें कोई इंटरवीन नहीं करना है। और अमित शाह भी यूपी में कभी कदार ही आए। अब वर्तमान पर आते हैं। वर्तमान कंडीशन क्या है? बीजेपी का अपना असेसमेंट क्या कहता है? बीजेपी का अपना असेसमेंट ये कहता है कि बीजेपी अपने दम पर आज की तारीख में चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। ये उनका अपना असेसमेंट है। उसकी वजह भी बहुत क्लियर है। पूरा यूपी अलग अलग जातियों में बंट चुका है, नहीं जीत सकते हैं। माफिया, करप्शन, कानून व्यवस्था की दुर्गति लगातार, देखिए गोरखपुर में कितनी हत्याएं हो रही हैं। अभी एक शिव कुमार त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को बांका और तलवार से काट के मार दिया गया। वीडियो सामने आए, लोग दहल गए। गोरखपुर में 2025 की बात मैं आपको बताऊं, वहां पर 2025 में 59 हत्याएं एक साल में हो चुकी हैं। यानी कि एक महीने में 5 हत्याओं का रिकॉर्ड गोरखपुर का कहानी है ये, और उसमें अधिकतर केसेस अनसॉल्व्ड हैं। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में कह चुका है कि ये एक तरह की अराजकता की ओर इशारा कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, जो यूपी में कंडीशन है। और यहाँ के इनकाउंटर्स को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। सवाल ये भी उठे हैं कि इनकाउंटर जो हो रहे हैं वो उसमें किसके हो रहे हैं, आप किस जाति को बख्श रहे हो, कहाँ इनकाउंटर कर रहे हो, ये सारे सवाल भी उठे हैं। और इसीलिए बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। और अब हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो समय आ गया है जब अमित शाह का इंटरवीन होगा। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब चीज़ें पलटना तय हैं। ये जो कहानी है अमित शाह ने कंट्रोल शुरू कर दिया है, इसकी बहुत सारी जो इसकी ट्रेलर हैं वो दिखना शुरू हो गए हैं। अमित शाह ने मीटिंग शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता एक की बाद एक आकर के उनसे मिल रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो मिल रहे हैं, तो विधायक भी मिल रहे हैं और मंत्री भी मिल रहे हैं, तमाम मिल रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे नेता मिल रहे हैं जिनको माना जाता है कि योगी के क्लोज हैं, वो भी आकर के अमित शाह से मिल रहे हैं। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि कहाँ है पावर सेंटर, असली पावर सेंटर कहाँ है। और ये भी सबको मालूम है कि खुदा न खास्ता विधायक गए, खुदा न खास्ता मतलब विधायक गए का मतलब होता है कि सरकार फंसी। खुदा न खास्ता ये नौबत आई कि विधायकों को चुनना होगा, तो योगी आदित्यनाथ के साथ डबल डिजिट के विधायक भी आएंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। सिंगल डिजिट में भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 या 9 आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। उनके साथ लोग तब तक हैं जब तक कि वो सीएम की गद्दी पर हैं। और इसीलिए ये सबके ध्यान में आ रहा है कि फिर कौन, फिर तो अमित शाह ही हैं। और बीजेपी के अंदर ये चर्निंग ज़बरदस्त है कि अमित शाह अगर एक्टिवेट हो गए तो फुल कंट्रोल लेंगे। जब तक नहीं एक्टिवेट हो रहे हैं तब तक योगी के शरणागत होना ही है। इसलिए वो तमाम लोग जो दिल्ली के लॉयल हैं, आपको दिखेगा कि योगी आदित्यनाथ के आगे शरणागत हैं, नतमस्तक हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने 20 काम निकालने हैं उत्तर प्रदेश से, सीएम ऑफिस से। लेकिन जिस तरह से अमित शाह एक्टिवेट हुए हैं और मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मैक्सिमम यूपी के लोग इस समय नेता उनसे मिल रहे हैं। अमित शाह के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारी जानकारी कहती है कि जल्दी ही एक यूपी में एक राष्ट्रीय महासचिव स्तर के नेता को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और वो नेता अमित शाह का काफ़ी विश्वस्त होगा। और इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय महासचिव ऐसे भी होंगे जो जोन वाइज निगरानी करेंगे, अलग अलग जोन की पूरी कमान। एक बड़ी बात और बताऊं आपको, टिकट में लेकर के भी इस बार एकदम क्लियर है। ये अभी जो हाल में संगठन की टीम आई, उसमें बहुत लोगों को लगा कि भाई संगठन की टीम तो ऐसी है कि मैक्सिमम तो आदमी जो आ गए हैं वो तो योगी आदित्यनाथ और जो पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक हैं अनिल सिंह, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, और संगठन महामंत्री धर्मपाल, इस त्रिकोण के आगे हैं। और इस त्रिकोण को यूपी में एक ही माना जाता है, कोई अंतर नहीं है।
सब लोग एक ही हैं, तो फिर टिकट तो यहीं से जाएगा, ये भ्रम बहुत लोगों को है। हमारी जानकारी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फीडबैक का एक पैरेलल सिस्टम दिल्ली ने तैयार किया हुआ है। अब वो सिस्टम एक्टिवेट इसलिए नहीं था क्योंकि अभी यूपी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के बाहर था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, बंगाल था, उसके बाद और कुछ करना था कि ये विद्यार्थियों का आंदोलन शुरू हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान सब शुरू हो गए। लेकिन ये सब क्लियर होने के बाद अब यूपी है, बीजेपी यूपी को खो नहीं सकती है, जो इंटरनल सोर्सेज बताते हैं। और एक बात और है कि ये आप तय मानिए कि वो यूपी को परमानेंटली अपने कंट्रोल से नहीं जाने देंगे, टेम्परेरली जाने दिया उन्होंने, क्योंकि अगर जाने देंगे तो 2029 में दिल्ली का किला भी ढह सकता है। इसीलिए अमित शाह का जो कंट्रोल है वो साफ दिखने लगा है। जल्दी ही आपको ऐसे डेवलपमेंट दिखेंगे जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ये कंट्रोल किस तरह से मजबूत होता जा रहा है। कई सारी नई ज्वाइनिंग भी हो सकती हैं, कई सारे नेता पार्टी वो छोड़ भी सकते हैं जिनके बारे में योगी के लेवल से बहुत अच्छा फीडबैक है, लेकिन दिल्ली की आंखें टेढ़ी हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको किनारे भी किया जा सकता है। तो आने वाला वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी यूपी में बहुत कुछ होगा, पार्टी में नया असर दिखेगा और ये असर ये बताएगा कि जो लगातार लड़ाई चल रही दिल्ली बनाम लखनऊ की, क्या उसका फाइनल चैप्टर रेडी है और इस फाइनल चैप्टर में किसकी शह होगी, किसकी मात होगी, और जो भी होगी वो इस बार फाइनल ही होगी। इसलिए आप ये तय मानिए कि आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा अहम है। जो अब तक नहीं हुआ है वो इन कुछ दिनों या महीनों के भीतर हो सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।